हेलो। वंदे मातरम साथियों। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 मैथ में जो पहला चैप्टर था हमारा पूर्ण संख्याएं, पहला चैप्टर था हमारा पूर्ण संख्याएं होल नंबर। तो उन्हीं में से दो टॉपिक रह गए थे। उनमें से जो दो टॉपिक रह गए थे, पहला था विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, और एपी अर्थमेटिक और एचपी प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो हमने इस टॉपिक में पूर्ण संख्याओं वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? तो पहला तो था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और जातीय मान, स्थानीय मान, और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम विभाज्यता का नियम, ये क्या होता है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, तो इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि इससे कई प्रश्न पिछले यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम में देखे गए हैं और हमारे जो कई तरह के प्रैक्टिस सेट हैं उनमें भी ये प्रश्न देखे गए हैं। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स? तो हम पहले ये बता दें विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको दी जाती है तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये संख्या किससे कटेगी? तो यही हमारा विभाज्यता का नियम होता है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कैसे संख्या किससे कटेगी? तो हम 1 से 11 तक विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और आगे भी संख्याओं का जो भाग होती है उसमें इसी में से हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 का रूल क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, हम इनके रूल पढ़ेंगे। तो पहला 1 का रूल क्या होता है कि 1 से हमारी सभी संख्याएं कट जाती हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से कटती नहीं है। तो 1 का रूल तो वैसे भी हमें सबको पता है कि 1 तो सबसे भाग लग जाती है, 1 को हम सबसे काट सकते हैं। अब हमारा 2, कोई संख्या अगर बड़ी दी गई है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 2 से कैसे कटेगी? तो हम एक बात आपको बता दें कि 2, 4, 8 और 16 इस तरह से बनाते चले जाओ। तो इन संख्याओं का एक सिंपल सा रूल है, 2 की घात हम 1 कर लेंगे और 2 की घात हम 2 कर लेंगे, वो 4 ही रहेगा। और 2 की घात हम 3 कर लेंगे, 8 ही रहेगा। और 2 की घात हम 4 कर लेंगे तो वो 16 ही रहेगा। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे मान लिया हमें ये संख्या दी गई है तो हम ये पता कैसे लगाएंगे? हम और बड़ी संख्या कर लेते हैं। ये संख्या हमें दी गई है तो पहले हम पैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। तो हम 2 में क्या, एक पीछे वाला अंक में हम 1 में ही भाग देकर देख लेंगे। तो अगर ये कट जाएगी तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। फिर से समझते हैं, जैसे 2 की घात 1, तो 1 का मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़ी संख्या में जो पीछे वाला एक अंक होता है उसमें हम 2 से भाग देकर देख लेंगे। अगर 2 से भाग लग जाती है, 2 से वह संख्या कट जाती है, तो ये हमारा 2 का रूल लग जाएगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस संख्या में हमने लिख लिया 4, तो 4 पर हम जाएंगे तो 4 में देखेंगे 2 की घात 2 लगी है, तो 2 की घात 2 लगी है तो 2 संख्याओं को हम पहले देखेंगे, केवल 2 संख्याओं में भाग देकर देख लेंगे कि अगर 2 में भाग लग रही है, 2 संख्याओं से 4 कट रहे हैं, तो हम आगे भाग देंगे, हम पूरी संख्या को भाग देनी नहीं पड़ेगी। तो 4 से हम जब भाग देंगे तो 4 से 42 नहीं कटेंगे, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 2 से कटने के बाद ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब हम 8 वाले में क्या करेंगे, जैसे मान लिया ये 8 हैं, अब 8 में हम क्या करेंगे, पिछले वाले जो 3 अंक हैं, 3 अंक में हम 8 से भाग देकर देख लेंगे। अगर वो संख्या 8 से कट जाएगी तो हम इन 3 अंकों में भाग देकर देख लेंगे तो ये संख्या 8 से कट जाएगी।
अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया अब 16 आ गए बटे में, तो 16 में क्या करेंगे, पिछले के जो 4 अंक हैं, संख्या में जो 4 अंक हैं, तो उन 4 में भाग देकर देख लेंगे कि वो संख्या कट रही है 16 से या नहीं कट रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम पूरी संख्या में भाग नहीं लगाएंगे। तो हम इस तरह से समझे कि एक संख्या में भाग लगती है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, अगर 2 संख्याओं में भाग लगती है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, अगर 3 संख्याओं में भाग लगती है तो वो 8 से कट जाएगी, अगर 4 संख्याओं में पीछे से भाग लग रही है तो वो 16 से भी कट जाएगी। तो ये था 2 और 4, 8, 16, 32, 64 का हम रूल बनाते चले जाएंगे। तो हमें ये ना देखना पड़ेगी, हमें इतनी बड़ी भाग नहीं देनी पड़ेगी जिससे हमें दिक्कत हो और समय भी हमारा बर्बाद हो। तो हम ये सिंपल रूल ध्यान रखेंगे कि हम इस तरह से इनको भाग देकर देख लेंगे। 2 की घात 1 है तो पीछे एक अंक हमारा 2 से कटना चाहिए। 2 की घात 2 है तो 4 में 2 अंक हमारे पीछे कटने चाहिए। 2 की घात 3 है तो 3 के पीछे अंक जो हमारे 3 के पीछे जो के 3 अंक होते हैं, पीछे के जो 3 अंक होंगे वो 8 से कटने चाहिए। अब 2 के जो 4 है, 2 की घात 4 है तो 4 जो पिछले अंक हैं तो वो 4 अगर कट जाते हैं तो वो 16 से संख्या विभाजित हो जाएगी। अब इस तरह से हमें कौन कौन से रूल क्लियर हुए, 2 और 4 और 8, और जैसे कि हम बढ़ा भी सकते हैं 16 का। तो ये हमारे रूल हमारे समझ में आ गए। अब हम 3 और 9 का रूल समझेंगे। 3 और 9 के रूल में हम क्या समझेंगे, हमने जैसे 2 और 4, 8 और 1 का रूल समझा, तो ऐसे ही हम 3 और 9 का रूल समझेंगे। 3 और 9 का जो रूल होगा, 3 का जो रूल होगा, कोई भी संख्या दी गई है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 3 से अगर भाग देंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के योग को हम जोड़ लेंगे। अगर इनका जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 6, 3, 9 और 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 को अगर हम 3 से भाग दें, इनके योग को हम 3 से भाग दें, इन संख्याओं के अंकों के योग को हम 3 से भाग दें, तो अगर वो संख्या कट जाती है तो वो हमारा 3 का रूल उस पे लग जाएगा। तो हमारा जो इनका अंकों का जो योग है वो आया 15, और 15 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरह मान लिया हमने और बढ़ा लिए अंक 3, 2, 1, अब इसके बटे में लगा दिया 9, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 9 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। क्या करेंगे, इनके अंकों को हम योग कर लेंगे, यानी अंकों का योग और भाग दे दो 3 से, अंकों का योग और हम भाग दे देंगे 3 से। तो ये अंकों को जोड़कर अगर इनके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 9 का रूल। सॉरी, 9 से भाग देंगे तो 6 और 3 9, 9, 2, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 30, 20 और 1 21। तो ये संख्या 21 आ गई। 21 को हम 9 से भाग देंगे, 21 9 से नहीं कटेंगी, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो हम अंकों को जोड़कर इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसके अंकों का योग कर लो और अंकों के योग को 9 से भाग दे दो। अगर 9 से भाग लग जाती है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। अब हम 5 और 10 के रूल को देखेंगे। 5 और 10 का रूल बिल्कुल सेम है। 5 में अगर कोई संख्या ऐसे इस तरह से दी गई है, अगर उसके पीछे 5 या 0 होगा, 5 या 0 होगा तो वो संख्या किससे, 5 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। और जिस संख्या के पीछे 0 केवल होगा तो वो संख्या हमारी 10 से ही कटेगी। ठीक है, अब ये 5 दिए गए हैं, 5 से भाग लग जाएगी। मान लिया इसके पीछे 0 दिए होते तो ये संख्या 5 से तो कट जाएगी, लेकिन 10 का रूल लगाते हैं तो 10 से ये कट जाएगी। जिसके पीछे 0 आएगा, जिस संख्या के पीछे 0 आया है, कितनी बड़ी संख्या हो तो वो 10 से कट जाएगी। तो ये था हमारा 10 और 5 का रूल। जिस संख्या के पीछे 5 और 0 आए होंगे तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, और जिसके संख्या के पीछे केवल 0 आया होगा तो वो संख्या केवल 10 से कट जाएगी। तो अब हम 6 का रूल क्या है, इसमें गुणा होते हैं 6, 2 गुणा 3। तो इसमें 2 और 3 का जो नियम हमने पढ़ाया है, जो रूल पढ़ाया है, तो वो नियम इसमें फॉलो करेगा। 2 का रूल क्या है,
कि किसी संख्या के लास्ट वाले अंक में अगर हम 2 से भाग दे दें, अगर वो 2 से पूरी कट जाए तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। और 3 का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करके हम उसको जोड़ दें और 3 से भाग दे दें, अगर 3 से कट जाती तो वो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो जो 2 और 3 के रूल होंगे वो हमारे 6 पर भी लागू होंगे। अब हमारी संख्या बची 7। 7 का रूल थोड़ा समझना पड़ेगा हमारे लिए, सिंपल है। देखो कोई भी अगर 7 संख्या जैसे हमारे लिए दी गई है 343, 343। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 7 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? तो इसका जो लास्ट वाला अंक होता है उसका दोगुना करके 6, 3 दूनी 6, दोगुना करके उसमें से घटा देंगे। अगर वो संख्या 7 से कट जाती है तो वो संख्या हमारी 7 से कट जाती है, तो वो संख्या पूरी हमारी 7 से कट जाएगी। अब ऐसे दिया गया है 1029, मान लिया 1029। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक लेंगे, लास्ट वाले अंक का दोगुना करके इसमें से घटा देंगे, बचे हमारे कितने 84, और 84 किससे कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे। तो ये संख्या इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि लास्ट वाले अंक का दोगुना करके उस संख्या में से जो एक अंक छोड़ के एक संख्या बचती है उसमें से घटाकर वो संख्या अगर 7 से भाग लग जाए तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। ये था 7 का रूल। अब हम 11 का रूल पढ़ेंगे। 11 का नियम क्या है? 11 क्या कहता है? 5 6 7 8, मान लिया 5 6 7 8 9 2। तो इसका जो 11 है इसका रूल बहुत ही सिंपल है और इसे आराम से समझेंगे। इसमें जो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, ये नहीं कोई दूसरी भी आ सकती है, तो उसे हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? तो हम क्या करेंगे, सम संख्या जो होंगी, सम संख्याओं का योग एक तरफ लिखेंगे और विषम संख्याओं का योग एक तरफ लिखेंगे। अगर सम संख्याओं का योग बराबर आए और विषम संख्याओं का योग बराबर आए तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये 11 का रूल है। 5 और 7 विषम संख्या है और 9 विषम संख्या है, तो एक तरफ विषम संख्या लिख लेंगे 5 7 9, और एक तरफ सम संख्या लिख लेंगे 6 8 2। तो 5 7 12 12 और 9 हो गए 21, 6 8 14 14 और 2 16। ये संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं आई तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो इस तरह से हम सम संख्याओं का योग करके और विषम संख्याओं का योग करके अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, और वरना 11 से अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो 11 से नहीं कटेगी। ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। इससे कई प्रश्न आए हैं, कई संख्याएं बड़ी सी दी जाती हैं, टाइम समय हमारे पास कम होता है परीक्षा में, तो हम इन नियमों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या को भाग लगाकर देख सकते हैं। अब हम एपी और एचपी पर चर्चा करेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। इससे भी प्रश्न देखे जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक श्रेणी बना लेंगे। जैसे मान लिया एक श्रेणी ए पी 1 3 5 7, इस तरह से चले जाएंगे 25। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे समांतर श्रेणी में आता है कि जैसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए श्रेणी दी गई है और इसमें कौन सा पद पूछा गया है, 25वां पद, बताइए कि कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि 25वां पद कौन सा है। इसका फार्मूला क्या होता है, एनवा पद, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, ए इसमें प्रथम पद होता है, तो ए प्रथम, इसमें कौन सा, इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा है, एक। तो एक हमारा ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद। एन क्या है, एन हमने आप प्राकृतिक संख्याओं का योग में भी बताया था, एन होती है हमारी लास्ट वाली संख्या। जितने पदों तक हमें पूछा जाता है, जितने जो भी पद लास्ट वाला पूछा जाता है वो हो जाती है एन। तो एन का मान है 25, एनवा पद हमारा क्या है 25। अब हमारे लिए क्या पूछा गया है, अब इसमें रह गई डी। डी क्या होता है, डी होता है तुम्हारा सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है कि कोई भी श्रेणी दी गई है तो उसके आगे वाला पद जो होता है वो पीछे वाले पद में घटाते हैं, तो उनका अगर
अंतर बराबर आता है, यानी कि पहला पद हमारा 1 है, दूसरा पद हमारा 3 है, तीसरा पद हमारा 5 है और चौथा पद हमारा 7 है। तो हम मान लें कि हमारा जो दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं और तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा देते हैं, यानी कि जो श्रेणी में एक अंतर चलता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। जो तुम्हें दिख रहा होगा, 1-3 में कितने का अंतर है, 2 का, और 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का, और 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का, यानी समांतर। तो समान अंतर वाला जो होगा तो समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका nवां पद यानी 25वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता हो गया। इसमें पहले देखते हैं T2 यानी दूसरा पद हमारा कौन सा है, 3, और T1 हमारा कौन सा है, पहला पद, बराबर T3 कौन सा है इसमें, 5, और T2 कौन सा है इसमें, 3। तो 3 में से 1 जाएंगे 2 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2। तो हमारा अंतर जो होता है वो हमेशा समान आना चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है समान अंतर वाली। तो ए का मान इसमें 1 है और प्लस एन का मान 25 और -1 और डी का मान हमारा कितना निकल के आया, 2। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 25 में से 1 जाएंगे 24 और 24 की 2 से गुणा करेंगे, 1 प्लस 24 दूनी 48, 48 और 1 49, यानी 25वां जो पद होगा वो हमारा 49 होगा। और एक बात और भी पता होनी चाहिए कि विषम, ये हमारी एक विषम सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है, तो हमारा पद भी विषम आएगा, सम नहीं आएगा। तो 49 हमारा कैसा है, एक विषम संख्या है, तो ये 49 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से दिए हुए जो जितने भी सवाल हैं तो हम उन्हें आराम से सीरीज में कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 दिया जाए कि -1 और -2 और -3 और -4 डैश 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 -30वां पद बताइए, -30वां पद बताइए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरीके से ए जो होगा वो हमारा प्रथम पद होगा, A-1 ये हमारा कौन सा है, प्रथम पद है। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, प्रथम दूसरे पद में से हम प्रथम पद घटा देंगे और तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा देंगे, तो यानी T2 - T1 और T3 - T2। तो इसमें दूसरा पद है -2 और इसमें घटा देंगे हम कितना, -1। अब T3 हमारा पद है -3 और इसमें से T2 कितना है, -2। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -3 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो 2 में से 1 जाएंगे, माइनस के 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा हमारा, और माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3 ज्यादा है तो माइनस के 1 बचेगा। तो हमारा डी का मान देखो समान आया, तो ये हमें पता चल गई कि ये एक हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमसे पूछा गया है -30वां मान हो जाएगा 30, तो हम 30वां पद जब निकालेंगे, a + n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 30 -1, और डी की वैल्यू कितनी है, -1, बराबर डी की वैल्यू भी हमारी -1 आई और एक की वैल्यू भी हमारी -1 आई। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 और 30 में से 1 जाएंगे तो 29 बचेंगे, और 29 की गुणा माइनस प्लस 29 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के 29 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 29 यानी -30 पद, 30वां पद हमारा -30 होगा। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि हमारा 30वां पद कौन सा है। तो ये हमारे इस तरह से आंसर आ जाएंगे, -1 और 30 में से 1 जाएंगे 29, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो -30वां हमारा जो 30वां पद होगा वो -30 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, 2, 4, 6, 8, 50 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। तो ए का मान इसमें क्या हो जाएगा, 2, और डी क्या हो जाएगा, 4 में से हम
पिछले वाले अंक में से अगला वाला अंक हम घटा देते हैं, तो 4 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2। तो डी का मान हो जाएगा 2, और एन का मान हमने आपको बताया था, एन का मान कितना हो जाएगा 50। तो एन का मान हो गया 50। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समांतर श्रेणी होती है, उसके पदों का जो योग होता है तो वो n/2, उसका फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए n 50 पदों का योग पूछा गया है। कितने पदों का योग पूछा गया है, 50 पदों का योग पूछा गया है। तो हम n का मान हमारा दिया गया है 50/2, 2a का मान 2 प्लस n का मान 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 25 दूनी 50, 25 आ जाएंगे, 2 दूनी 4 और 49 गुणा 2, 25 गुणा 4 प्लस 49 दूनी 98, 98 25 गुणा 102, 102 हमारा 2500, आंसर हमारा 2550 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अगर किसी श्रेणी का योग भी पूछा गया है तो हम इस फार्मूले से योग निकाल सकते हैं। इस समांतर माध्य, इससे भी प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में। पिछली बार देखने को मिले थे कि समांतर माध्य कोई भी हमें संख्या दी जाती है इस तरह से, ये क्वेश्चन हमारे संख्याओं का योग बटे संख्या की जितनी संख्याएं होती हैं उनको गिन लेते हैं और संख्याओं का योग करके उससे भाग दे देते हैं, तो इस तरह से हमारा समांतर माध्य निकल आता है। जैसे अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर इन संख्याओं को जोड़ देंगे, अब हम संख्याओं को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं तो 6 से भाग दे देंगे। अगर कभी भी समांतर माध्य ऐसे पूछे जाए, कोई भी श्रेणी या कोई भी संख्या दी गई है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 10 37/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न समांतर माध्य के देखने को मिलते हैं। अगर कहीं आ जाए संख्या, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, 6 7 3 2 5 6 6 7 2 11। अब ये आगे की संख्या ये दी गई है और इसका बहुलक बताइए। क्या कीजिए, बहुलक बताइए। तो ये भी बहुत इजी है कि बहुलक हमारा इसी तरह से पूछा जाएगा कि जो संख्या, बहुलक हम किसे कहते हैं, जो संख्या जितनी बार ज्यादा रिपीट होती है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 6 6 6 6 3 बार आया है और 7 2 बार आई है और 3 भी 2 बार, 2 ही बार, ठीक है। तो हमारी 6 संख्या जो है वो 3 बार आई है, तो इसमें बहुलक हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह से सिंपल प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमारी रह गई एचपी हरात्मक श्रेणी। जो हरात्मक श्रेणी होती है वो जो समांतर श्रेणी होती है तो उनके एनवा पद पूछा जाता है। हरात्मक श्रेणी जो हमारी होती है एच पी, तो 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमने बताया एनवा पद होता है। तो एनवा पद हम आराम से एचपी श्रेणी दी गई है तो हम इस तरह से ए एन डी का मान निकाल के हरात्मक श्रेणी भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूर्णांक जो पूर्ण संख्याएं पहला चैप्टर है उसके सभी टॉपिक खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भिन्न फ्रैक्शन, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हम इन और जैसे सवाल प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं तो उनको भी आपस में करेंगे। धन्यवाद साथियों।